हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर के बारे में हम जानेंगे कि कोल्ड वॉर क्या होता है और कोल्ड वॉर की शुरुआत कब हुई थी और ये कोल्ड वॉर कब खत्म हुआ था। सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्दो ये चैप्टर मैं करा चुका हूँ, पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। आपकी जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, वहाँ पर चैप्टर है दी कोल्ड वॉर एरा, वहाँ पे ये कंप्लीट करा चुका हूँ। फिर भी कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी एस्पिरेंट हो, सिर्फ ये जानना है कि कोल्ड वॉर क्या है, एक शॉर्ट में इसको जानना है, तो उसका आज मैं आपको बताने वाला हूँ कोल्ड वॉर के बारे में। सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। बैकग्राउंड मतलब कोल्ड वॉर से पहले क्या हुआ था, उससे पहले जानना जरूरी है, तभी हमें पता चलेगा कि यार कोल्ड वॉर क्या है, कब स्टार्ट हुआ और कब खत्म हुआ था। ठीक है, तो बैकग्राउंड अगर हम देखें, आप सबको पता है 1914 से 1918 के बीच में हमारा हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सा वर्ल्ड वॉर हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया तो इसके बाद आपको देखने को मिलेगा 1939 से 1945 के बीच में हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। आपको कमेंट करके बताना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर किस किस के बीच में हुआ था और उन कंट्रीज के नाम भी बताने हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर चलो मैं बता देता हूँ, दो ग्रुप्स के बीच में हुआ था। एक तरफ थी सेंट्रल पावर्स, या हम कह सकते हैं एक्सेस पावर्स। कैसी पावर्स थी? एक्सेस पावर्स थी। और दूसरी तरफ थी अलाइड पावर्स। ठीक है, अलाइड पावर्स। और आपको पता होगा एक्सेस पावर्स डिफीट हो जाती हैं, अलाइड पावर्स जो है जीत जाती हैं। एक्सेस पावर्स की बात करूं तो ये इसमें थी जर्मनी। मेन कौन थी? जर्मनी, इटली और जापान। ये किस में आते हैं? एक्सेस पावर्स में आते हैं। हिटलर वाला है, ध्यान रखना, जर्मनी के डिक्टेटर थे हिटलर। और अलाइड पावर्स में आपको देखने को मिलेगा एक तरफ यूएसएसआर और आपका यूएसए और आपका ब्रिटेन और फ्रांस। ये थी आपकी कौन सी पावर्स? अलाइड पावर्स। अलाइड पावर्स जीत जाती हैं। अलाइड पावर्स क्या हो जाती हैं? जीत जाती हैं। और इसी सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान आपको देखने को मिलेगा, सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान आपको पता होगा यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए। क्या गिरा दिए थे? न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिए थे। किस पर गिरा दिए थे? जापान के दो शहरों पर। जापान के दो शहरों पर गिरा दिए थे। एक शहर का नाम था हिरोशिमा और एक शहर का नाम था नागासाकी। कौन सा शहर था? नागासाकी। देखो बैकग्राउंड समझो, बैकग्राउंड समझोगे तो फिर आपको मजा आएगा कोल्ड वॉर पढ़ने में। तो कोल्ड वॉर से पहले की ये घटनाएं हो रही हैं। कोल्ड वॉर से पहले आपको देखने को मिलेगा यूएसए ने क्या किया? जापान पे बॉम्ब गिरा दिया था। अब इस पे बॉम्ब गिराने का पर्पज भी था क्योंकि जापान ने पहले छेड़ दिया था। किसको छेड़ दिया था? यूएसए को छेड़ दिया था। जापान ने क्या किया था? 1941 में यूएसए के पर्ल हार्बर, कौन सा हार्बर? पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया था और यहाँ पे मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। किसने? जापान ने। जब यार पहले से जापान इसको छेड़ रहा है तो चुप तो बैठेगा नहीं, सिंपल सी बात है। तो फिर यूएसए ने भी क्या किया 1945 में। कब की बात है भाई? 1945 की बात है। 6 अगस्त 1945 को तो हिरोशिमा पे बम गिराया जाता है। जो बम गिराया था एटॉमिक बम, उसका नाम था लिटिल बॉय। कौन सा था? लिटिल बॉय नाम का एक बॉम्ब गिराया गया था। कहाँ पर गिराया गया था? हिरोशिमा पर। और फिर 9 अगस्त को, कब? 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा के बाद नागासाकी पर बॉम्ब गिराया जाता है यूएसए के द्वारा और बॉम्ब का नाम था फैटमैन। कौन सा बॉम्ब था? फैटमैन नाम का बॉम्ब गिराया गया था। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। पहले बॉम्ब गिराया गया था लिटिल बॉय, छोटा बॉम्ब गिराया गया। जापान नहीं माना तो फिर फैटमैन गिरा दिया। ठीक है, हालांकि कुछ लोग इसका क्रिटिसाइज भी करते हैं यूएसए के इस डिसीजन का कि यूएसए ऐसे ही बॉम्ब गिरा दिया जबकि जापान सरेंडर करने वाला था। यूएसए कह रहा है कि नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं था, अगर हम बॉम्ब नहीं गिराते तो ये फिर सरेंडर नहीं करता जापान। तो जापान को सरेंडर कराने के लिए हमने क्या किया था? न्यूक्लियर बॉम्ब। और ख़ास बात इस वर्ल्ड वॉर के दौरान हमें देखने को मिलेगा फर्स्ट टाइम, कब? पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया था फर्स्ट टाइम, पहली बार। कब किया गया था? WW2 के टाइम पर। और यहाँ पर यूएसए ने दुनिया को दिखा दिया कि देखो भाई मैं हूँ शक्तिशाली, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली। ठीक है, तो एक प्रकार से यूएसए ने अपनी पावर भी यहाँ पर डिमोन्स्ट्रेट कर दी कि देखो भाई मैं हूँ शक्तिशाली और मुझसे जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कहानी है सेकंड वर्ल्ड वॉर की। और सेकंड वर्ल्ड वॉर में आपको पता है एक्सिस पावर्स हार जाती हैं, जर्मनी सरेंडर कर देता है, ये पावर्स जीत जाती हैं। ठीक है, ये कहानी आई होप आपको समझ में आ रही होगी। और इसके बाद अब देखते हैं क्या होता है। अभी कोल्ड वॉर हमने स्टार्ट नहीं किया है, मगर कोल्ड वॉर की कहानी आपको अभी समझने को मिलेगी। तो थोड़ा बैकग्राउंड हमारा क्लियर हो जाए, इसके बाद दिक्कत कम आएगी। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर आपको पता है खत्म हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर क्या हो गया? खत्म हो गया। हालांकि दुनिया में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए 24 अक्टूबर
1945 को यूएनओ बनाया जाता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाता है। और इस यूएनओ में आज की डेट में 193 कंट्रीज मेंबर है। ये चीज़ ध्यान रखना, कितने मेंबर हैं? 193 कंट्रीज मेंबर है। कमेंट करके बताना है यूएनओ के 6 ऑर्गन है। कितने ऑर्गन है? 6 ऑर्गन है, 6 ऑर्गन्स हैं। उन 6 ऑर्गन्स के आपको नेम कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो यूएनओ कब बनाया गया? यूएनओ बनाया गया 1945 में 24 अक्टूबर को। बनाने का पर्पज़ क्या था? बनाने का पर्पज़ था दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी को एस्टेब्लिश किया जा सके। जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसमें करोड़ों लोगों की मौत हुई थी, कई लोगों को हानि हुई थी, कई लोग उससे अफेक्ट हुए। तो ऐसा दुनिया में दोबारा कोई वॉर ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए यूएनओ बनाया गया। तो अब दुनिया में क्या हुआ? दुनिया की समीकरण देख लेते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया में 2 देश बड़े पावरफुल निकल के आते हैं। कौन कौन से देश पावरफुल निकल के आते हैं? एक तरफ था यूएसएसआर और एक तरफ था यूएसए। कौन कौन से देश निकल के आते हैं? एक तरफ यूएसएसआर और दूसरी तरफ यूएसए। यूएसएसआर कैसा है? फुल फॉर्म पहली बात तो ध्यान रखना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ध्यान रखना, यूएसएसआर को एक नाम और दिया गया है, सोवियत यूनियन। कई बार अगर आपको सोवियत यूनियन कहीं पर लिखा दिखे तो समझ जाना सोवियत यूनियन का मतलब हम यूएसएसआर की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? यूएसएसआर की बात कर रहे हैं, ठीक है। यूएसएसआर जिसको प्रेजेंट में आपको पता होगा रशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये यूएसएसआर कब बना था? ध्यान रखना, यूएसएसआर बना था 1922। कब बना था यूएसएसआर? 1922 में बना था। खैर, तो अभी हम आते हैं अपने मेन मुद्दे पर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मतलब 1945 के बाद दुनिया 2 भागों में विभाजित हो जाती है। यूँ समझ लो, एक तरफ हो गया यूएसए और दूसरी तरफ हो गया यूएसएसआर। यूएसए कह रहा है भाई मैं पावरफुल हूँ और यूएसएसआर कह रहा है मैं पावरफुल हूँ। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या स्टार्ट हो जाती है? एक जंग स्टार्ट हो जाती है, एक वॉर स्टार्ट हो जाता है। इसी वॉर का नाम क्या दिया गया था? कोल्ड वॉर दिया गया। क्या नाम दिया गया इसका? कोल्ड वॉर दिया गया। तो बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे आपको चीज़ देखने को मिलेगी कि जो कोल्ड वॉर की बिगिनिंग है, कोल्ड वॉर की जो बिगिनिंग है, कोल्ड वॉर कब खत्म होता है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद शुरुआत हो जाती है कोल्ड वॉर की 1945 में, और ये चलता है 1991 तक चलता है। तो ध्यान रखना, कोल्ड वॉर के बीच में 2 ग्रुप हैं, एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ है यूएसएसआर। यूएसएसआर मैंने बता दिया, यूएसएसआर कब बना था? 1922 में बना था। यूएसएसआर का दूसरा नाम क्या है? सोवियत यूनियन के नाम से जानते हैं। फुल फॉर्म क्या है यूएसएसआर की? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। तो इन 2 देशों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। किन किन के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है? यूएसए और यूएसएसआर। कोल्ड वार नाम दिया गया। कोल्ड वार क्यों कह रहे हैं? इसमें दोनों डायरेक्टली नहीं लड़ रहे हैं, एक दूसरे की खोपड़ी नहीं फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को डायरेक्टली हर्ट नहीं कर रहे हैं। एक दूसरे को जब डायरेक्टली हर्ट करते हैं तो इसको तो हम बोलते हैं हॉट वॉर, मगर यहाँ पे एक दूसरे को डायरेक्टली हर्ट नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस वॉर का नाम क्या दिया गया है? कोल्ड वॉर दिया गया है, ठीक है। अब तक आपको कोल्ड वॉर का जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, आई एम श्योर अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा कोल्ड वॉर के बारे में और डीपली अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप करते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। ओके, थोड़ा अब कोल्ड वॉर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। कोल्ड वॉर, ठीक है। तो कोल्ड वॉर अभी आपको पता चल गया किस किस के बीच में हुआ था। पहली बात तो ये ध्यान रखना, बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। किस किस के बीच में हुआ था? यूएसए एंड यूएसएसआर के बीच में हुआ था। कब तक चला था? टाइम पीरियड ध्यान रखना है। कोल्ड वॉर चला था, आपका टाइम पीरियड ध्यान रखना, 1945 से लेकर 1991 तक चला था। इसका मतलब हम कह सकते हैं कोल्ड वॉर एंड कब हुआ? एंड जब हुआ जब ये जो यूएसएसआर है, ध्यान रखना, कोल्ड वॉर में जीता कौन? इसमें जीता है यूएसए। क्यों जीता? क्योंकि यूएसएसआर टूट जाता है। तो एंड कब होता है कोल्ड वॉर का? जब यूएसएसआर टूट जाता है। टूटने को बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। यूएसएसआर का क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। और यूएसएसआर टूट के 15 देशों में टूट जाता है, 15 रिपब्लिक्स। कितने देशों में टूट जाता है? 15 रिपब्लिक्स। और इसमें सबसे बड़ा जो था, लार्जेस्ट, वो कौन निकल के आता है? रशिया। तो ध्यान रखना, हम रशिया शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे कोल्ड वॉर के दौरान। हम किसका इस्तेमाल करेंगे?
हम यूएसएसआर का इस्तेमाल करेंगे। रशिया देश नहीं हुआ करता था, रशिया एक रिपब्लिक हुआ करता था। किसके अंदर? यूएसएसआर। यूएसएसआर में अगर देखें, यूएसएसआर में जैसे 15 रिपब्लिक्स का एक ग्रुप था ये यूएसएसआर, ये 15 रिपब्लिक्स मिलके क्या कहलाते थे? यूएसएसआर कहलाते थे, जिसमें सबसे बड़ा रशिया था। ठीक है, जब ये यूएसएसआर टूटता है, कब टूटता है यूएसएसआर? ये टूटता है 1991 में। टूटने को हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेशन होता है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा देश निकल के आएगा रशिया, और उसके बाद हम यूएसएसआर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ध्यान रखना, ये दो देशों के बीच में हुआ, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। कब से कब तक हुआ? 1945 से 1991 के बीच हुआ। कब खत्म हुआ कोल्ड वॉर? ये खत्म हुआ जब डिसइंटीग्रेशन हो गया था। किसका डिसइंटीग्रेशन हो गया? यूएसएसआर का। ठीक है, अब कोल्ड वॉर के दौरान हमने देखा कोल्ड वॉर दो पावर्स के बीच में हो रहा है। एक तरफ है यूएसए, कौन है? यूएसए, और दूसरी तरफ कौन है? यूएसएसआर। अब कोल्ड वॉर देखें तो इन दोनों देशों के बीच में हुआ था। यूएसए कैसा देश था? यूएसए था कैपिटलिस्ट। कैसा देश था? कैपिटलिस्ट कंट्री था। और यूएसएसआर कैसा था? कम्युनिस्ट कंट्री। ध्यान रखना, अब इसमें और चीज़ें हम समझ रहे हैं। ये कैसा कंट्री था? कम्युनिस्ट कंट्री था। कम्युनिस्ट कंट्री था, मतलब हम कह सकते हैं यूएसए किसको फॉलो कर रहा था? कैपिटलिज्म को, और ये किसको फॉलो कर रहे हैं? कम्युनिज्म को फॉलो कर रहे हैं। यूएसए आपको देखने को मिलेगा साथ के साथ में ये लिबरल डेमोक्रेसी। यहाँ पर क्या है? एक लिबरल डेमोक्रेसी है, मतलब यूएसए में आपको डेमोक्रेसी मिलेगी। यूएसएसआर में दूसरी तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा? डेमोक्रेसी तो नहीं थी, मगर मैं कहूँगा एक प्रकार से यहाँ पर अथॉरिटेरियन रूल था। अथॉरिटेरियन रूल था। किसका रूल था? यहाँ पे एक ही पार्टी रूल कर रही थी, यहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी। किसका रूल चल रहा था? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन। कौन सी पार्टी रूल कर रही थी यहाँ पे? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन रूल कर रही थी। अथॉरिटेरियन रूल था, मतलब एक ग्रुप या एक मतलब कुछ लोग मिलकर यहाँ पे रूल कर रहे थे। डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं थी। क्या नहीं थी यहाँ पे? डेमोक्रेसी चीज नाम की चीज़ नहीं थी। तो ये कैपिटलिस्ट। अच्छा बेटा, फिर आपको देखने को मिलेगा इन दो देशों के बीच में लड़ाई चल रही है। यूएसए चाह रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा देश किसको फॉलो करें? यूएसए को फॉलो करें। यूएसएसआर चाह रहा था ज़्यादा से ज़्यादा देश किसको फॉलो करें? यूएसएसआर को फॉलो करें। तो आपको देखने को मिलेगा पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ जाती है। दुनिया ही किस में बढ़ जाती है? दो भागों में। कुछ देश आ जाते हैं यूएसए के साथ, और कुछ देश आ जाते हैं यूएसएसआर के साथ। जो लोग, ध्यान रखना, जो लोग कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे, किस में बिलीव करते थे? कैपिटलिज्म में बिलीव करते थे, डेमोक्रेसी में बिलीव करते थे, वो तो किसके साथ मिल जाते हैं? यूएसए के साथ मिल जाते हैं। और जो देश किस में बिलीव कर रहे हैं? सोशलिज्म। किस में बिलीव कर रहे हैं? सोशलिज्म या कम्युनिज्म में बिलीव कर रहे हैं, वो देश किसके साथ चले जाते हैं? वो देश यूएसएसआर के साथ चले जाते हैं। तो दुनिया को अगर देखो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो जाती है। इधर की साइड में आपको पता है ईस्ट है, और इधर की साइड में क्या है? वेस्ट है। तो जो देश यूएसए के साथ मिल के आए, उन्होंने बनाया वेस्टर्न अलायंस। क्या बनाया? वेस्टर्न अलायंस। ध्यान रखना। और जो देश यूएसएसआर के साथ मिल जाते हैं, उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था ईस्टर्न अलायंस। अब देखते जा रहे हो कहाँ से कहाँ बात पहुँचती जा रही है। अभी मैंने बताया सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कुछ देश यूएसए के साथ हो जाते हैं, और कुछ देश किसके साथ हो जाते हैं? यूएसएसआर। यूएसए के साथ कौन से देश आते हैं? जो बिलीव करते हैं कैपिटलिज्म में, जो बिलीव करते हैं प्राइवेट सिस्टम में, जो बिलीव करते हैं डेमोक्रेसी में, जो बिलीव करते हैं इक्वलिटी, फ्रीडम, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो वो तो आ जाते हैं किसके साथ? यूएसए के साथ। यूएसएसआर के साथ कौन से कंट्री आते हैं? जो बिलीव करते हैं सोशलिज्म, कम्युनिज्म में बिलीव करते हैं, वो किस में आ जाते हैं? यूएसएसआर के प्रभाव में आ जाते हैं। इस प्रकार पूरी दुनिया में दो गुट बन जाएंगे। कितने गुट बन जाएंगे? दो गुट बन जाएंगे। एक तरफ यूएसए वाला गुट और दूसरी तरफ यूएसएसआर वाला गुट। यूएसए का जो ग्रुप था उसको हमने बोला वेस्टर्न अलायंस, और यूएसएसआर का जो गुट है उसको हम क्या बोल रहे हैं? ईस्टर्न अलायंस बोल रहे हैं। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसको फटाफट नोट डाउन करो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल आपको आई एम श्योर क्लियर हो गई होंगी। कोल्ड वॉर के दौरान चल के आ रहा है, तो कोल्ड वॉर के दौरान हमने देख लिया एक प्रकार से आइडियोलॉजी की भी लड़ाई चल रही है। कोल्ड वॉर में किसकी लड़ाई चल रही है? कोल्ड वॉर में हमने देखा एक आइडियोलॉजिकल वॉर है। ये क्या सब वॉर है? आइडियोलॉजिकल वॉर। कोल्ड वॉर इज ए आइडियोलॉजिकल वॉर। आइडियोलॉजिकल वॉर क्यों बोले हैं? क्योंकि आपको पता है कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था। यूएसए की आइडियोलॉजी कौन सी थी? कैपिटलिज्म। कौन सी आइडियोलॉजी थी? कैपिटलिज्म। यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कौन सी थी? कम्युनिज्म या सोशलिज्म। कम्युनिज्म, थोड़ा सा ही अंतर है, या सोशलिज्म। अब देखो ये वॉर क्यों है? कोल्ड अब आइडियोलॉजिकल वॉर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यूएसए चाहता था, कौन चाहता था? कैपिटलिज्म को कौन फॉलो कर रहा था? यूएसए।
कम्युनिज्म को कौन फॉलो कर रहा था? यूएसएसआर। यूएसए चाहता था कि यार, यूएसए कह रहा था कि मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है, यूएसएसआर कह रहा है मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है। अब बेस्ट है तो यूएसए चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री किसको फॉलो करें? कैपिटलिज्म को फॉलो करें। यूएसएसआर चाहेगा ज़्यादा से ज़्यादा देश किसको फॉलो करें? कम्युनलिज्म को फॉलो करें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर वो जे आइडियोलॉजिकल वॉर, ये एक प्रकार से आइडियोलॉजी के बीच में वॉर था। इसी कोल्ड वॉर के दौरान आपको देखने को मिलेगा एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। किसके बीच में? सुपर पावर्स के बीच में। किसके बीच में स्टार्ट हो जाता है? सुपर पावर्स के बीच में। सुपर पावर कौन थी इस समय पर? यूएसए और यूएसएसआर। इनको क्या बोला गया है? सुपर पावर बोला गया है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। दुनिया में जो पावर है कोल्ड वॉर के दौरान दो जगह पे कंसंट्रेट हो जाती है। एक तरफ पावर चली जाती है यूएसएसआर के हाथ में और एक तरफ किसके हाथ में चली जाती है? यूएसए के हाथ में। जब पूरी की पूरी दुनिया में पावर दो चीज़ों के दो जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो ऐसे वर्ल्ड को हम बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। कैसा वर्ल्ड बोलेंगे? बाईपोलर वर्ल्ड। ध्यान रखना, ये शब्द आपने सुना होगा, बाईपोलर वर्ल्ड। बाईपोलर वर्ल्ड का मतलब है जब पावर दो जगह पर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं बाईपोलर वर्ल्ड। तो यहाँ पर पावर किस किस के हाथ में देखने को मिल रही है हमें? एक तरफ यूएसए के हाथ में और एक तरफ किसके हाथ में? यूएसएसआर के हाथ में। इन दोनों के बीच में कौन सा वॉर चल रहा है? इन दोनों के बीच में आइडियोलॉजिकल वॉर चल रहा है। यूएसए कह रहा है कि मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है और यूएसएसआर कह रहा है मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है। यूएसएसआर चाह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसको फॉलो करें? कैपिटलिज्म को फॉलो करें। और यूएसएसआर क्या चाह रहा है? ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसको फॉलो करें? सोशलिज्म को फॉलो करें। कोल्ड वॉर के दौरान मैंने बताया कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। किस चीज़ का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है? आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है कि यूएसएसआर चाह रहा था मेरे पास ज़्यादा हथियार हो, यूएसए चाह रहा था मेरे पास ज़्यादा हथियार हो। आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है। इसी बीच में आपको देखने को मिलेगा स्पेस रेस स्टार्ट हो जाती है। कैसी रेस स्टार्ट हो जाती है? स्पेस। स्पेस में यूएसए कह रहा मैं बेस्ट हूँ और यूएसएसआर कह रहा है मैं बेस्ट हूँ। इस बीच में ये भी देखने को मिलेगा। इस बीच में आप ये सब आइडियोलॉजी को भी अपनी को प्रमोट करने लग जाते हैं कि मेरी आइडियोलॉजी बेस्ट है। कॉम्पिटिशन चल रहा है ना, आइडियोलॉजी बेस्ट है। यूएसए कह रहा है कि हमारी कैपिटलिज्म बेस्ट है, यूएसएसआर कह रहा है कि हमारी सोशलिज्म बेस्ट है। तो यहाँ पर आपको कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? कॉम्पिटिशन भी देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये अलाइज बनाने लग जाते हैं। क्या बनाने लग जाते हैं? अलाइज बनाने लग जाते हैं। आपको पता होगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे देश इंडिपेंडेंट होने लग जाते हैं, या हम कह सकते हैं डीकोलोनाइज्ड होने लग जाते हैं। डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज। डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज कौन से? जिन पर पहले यूरोपियन कंट्रीज का अधिकार हुआ करता था उनको हम क्या बोलेंगे? डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज। यूएसए चाह रहा था ये कंट्रीज मेरी तरफ आए और यूएसएसआर चाह रहा था ये कंट्रीज मेरी तरफ आए। तो ऐसा सिस्टम भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये कहानी चल रही है पूरी। कब से कब चल रहा है खेल? 1945 से 1991 तक के बीच की कहानी चल रही है। बहुत साल तक मतलब ये वॉर चलता है। हालांकि अच्छी बात यहाँ पे ये देखने को मिली कि ये जो कोल्ड वॉर है कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। कई बार सिचुएशन बनी, जैसे 1961 में क्या हुआ था, 1962 में क्या हुआ था, 1962 एक क्राइसिस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्यूबा एक कंट्री आपको पता है अमेरिका के नीचे, वहाँ पर यूएसएसआर क्या करता है? मिसाइल रख देता है और ऐसा लगने लगता है कि कहीं मिसाइल अटैक ना कर दे किस पर? यूएसए पर। तो यहाँ पर लग रहा था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, समस्या हो सकती है, मगर यहाँ पर दोनों देशों के लीडर्स ने समझदारी दिखाई और इस मैटर को वहीं की वहीं सॉल्व कर लिया और मिसाइल वहाँ से हटा ली जाती हैं। ठीक है, तो ऐसा लग रहा था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के दौरान क्या होगा कि ये जो है थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है, मगर हुआ नहीं। अच्छी बात ये थी। कोल्ड वॉर के दौरान आपको देखने को मिलेगा बेटा यूरोप। अब हम किसकी बात करें? यूरोप की बात करें तो यूरोप दो भागों में डिवाइड हो जाता है। एक तरफ ईस्टर्न यूरोप, देखो हम बहुत डिटेल में स्टडी कर रहे हैं इसकी, और एक तरफ है वेस्टर्न यूरोप। यूरोप भी कितने भागों में डिवाइड हो गया? दो भागों में डिवाइड हो गया। कोल्ड वॉर ने यूरोप को डिवाइड कर दिया। कितने भागों में डिवाइड कर दिया? दो भागों में। अब आप देखोगे पूरी दुनिया, अगर मैं दुनिया की बात करूं, ये दुनिया हुई, इधर है यूएसएसआर और इधर क्या है? यूएसए है। यूएसए किधर की साइड में? वेस्ट की साइड में। यूएसएसआर किधर की साइड में? ईस्ट की साइड में। और यहाँ है हमारा यूरोप। अब यूरोप में देखो ईस्टर्न यूरोप किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा? ईस्टर्न यूरोप आ जाता है यूएसएसआर के प्रभाव में। और वेस्टर्न यूरोप किसके इन्फ्लुएंस में आ जाएगा? ये आ जाएगा यूएसए के प्रभाव में आ जाएगा। ठीक है, मतलब ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज किसको फॉलो करती हैं? यूएसएसआर को फॉलो करेंगी। वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज किसको फॉलो कर रही हैं? यूएसए को फॉलो कर रही हैं। और मैंने बताया एक दो ग्रुप बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? दो ग्रुप बन जाते हैं। कौन कौन से ग्रुप बताए थे मैंने अभी? एक बन जाता है वेस्टर्न अलायंस। कौन सा अलायंस बन जाता है? वेस्टर्न अलायंस बन जाता है कोल्ड वॉर के दौरान। और एक बन जाता है ईस्टर्न अलायंस।
कौन सा अलायंस बन जाएगा? ईस्टर्न अलायंस बन जाएगा। वेस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा है कौन? वेस्टर्न अलायंस को लीड कर रहा था यूएसए। कौन लीड कर रहा है? यूएसए। ईस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा है? इनको लीड कर रहा है यूएसएसआर। कौन लीड कर रहा है? यूएसएसआर। वेस्टर्न अलायंस, अब एक और चीज़ ध्यान रखना, जिनको यूएसए लीड कर रहा है, इन्होंने एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया। क्या साइन किया? एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया और ये बनाते हैं नाटो। क्या बना देते हैं? नाटो बना लेते हैं। 1949 में नाटो बन जाता है। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ, पूरी डिटेल में आप उसको देख लेना। नाटो सर्च करना, लकी एजुकेशन डाल के नाटो मिल जाएगा। तो मिलिट्री पैक्ट बनाया, मिलिट्री पैक्ट का नाम था नाटो। ठीक है, नाटो का प्रिंसिपल ये था कि अगर कोई दूसरा देश, नाटो में जो कंट्री आते हैं, नाटो में कौन से कंट्री थे? वेस्टर्न अलायंस के कंट्री थे। अगर वेस्टर्न अलायंस के एक भी कंट्री पर अगर इधर से अटैक होता है, किधर से अटैक होता है? ईस्टर्न अलायंस की तरफ से अटैक होगा, तो ये समझा जाएगा सभी पे अटैक हुआ है और ये सारे मिलके उसका क्या लेंगे? बदला लेंगे, रिटेलिएट करेंगे। ऐसे ही ईस्टर्न अलायंस को आपको देखने को मिलेगा, इन्होंने भी नाटो के मतलब काउंटर करने के लिए एक अलायंस बनाया जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। क्या बनाया? वॉर्सो पैक्ट। कब बनाया? 1955। कब बनाया गया? 1955 में। तो देखो ये सारी घटनाएं कब चल रही हैं? कोल्ड वॉर के दौरान चल रही हैं। तो कोल्ड वॉर कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं कोल्ड वॉर के दौरान। तो कोल्ड वॉर एक आइडियोलॉजिकल वॉर है, दो आइडियोलॉजी के बीच में वॉर है। कौन कौन सी आइडियोलॉजी के बीच में वॉर है? एक तरफ है यूएसए और दूसरी तरफ है यूएसएसआर। यूएसए फॉलो कर रहा है किसको? कैपिटलिज्म को। और यूएसएसआर फॉलो कर रहा है किसको? कम्युनिज्म को। तो इन कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच की लड़ाई है। कोल्ड वॉर के दौरान आपको देखने को मिलेगा कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, एक रेस स्टार्ट हो जाती है, आर्म्स रेस स्टार्ट हो जाती है, स्पेस रेस स्टार्ट हो जाती है, आइडियोलॉजिकल रेस स्टार्ट हो जाती है, कौन ज़्यादा से ज़्यादा अलाइज बनाएगा इसकी रेस स्टार्ट हो जाती है। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कोल्ड वॉर के दौरान। रेस किस में हो रही थी? इन दो सुपर पावर्स में हो रही थी, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। दुनिया इस समय कैसी थी? बाइपोलर थी। सारी की सारी पावर्स दो जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड थी, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। इसी बीच में दो ग्रुप बन जाएंगे, एक वेस्टर्न अलायंस और दूसरा ईस्टर्न अलायंस। वेस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा है? यूएसए लीड कर रहा है। ईस्टर्न अलायंस को कौन लीड कर रहा है? यूएसएसआर लीड कर रहा है। वेस्टर्न अलायंस ने मिलकर एक मिलिट्री पैक्ट साइन किया, उसका नाम था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। कब बनाया था नाटो? 1949 में बनाया था। नाटो का प्रिंसिपल क्या है कि इसके एक देश पर अगर अटैक होता है तो ये समझा जाएगा सारे देशों पर अटैक हुआ है और ये मिलकर एक साथ क्या करेंगे? रिटेलिएट करेंगे, बदला लेंगे। ऐसे ही ईस्टर्न अलायंस जिसको लीड कर रहा है यूएसएसआर, इसने भी एक मिलिट्री पैक्ट बनाया जिसका नाम था वॉर्सो पैक्ट। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है इसको आपको। साथ ही साथ में यूरोप कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा? यूरोप भी दो भागों में डिवाइड हो जाता है। तो कोल्ड वॉर जो है यूरोप को डिवाइड कर देगा, एक तरफ वेस्टर्न यूरोप और दूसरी तरफ ईस्टर्न यूरोप। ईस्टर्न यूरोप किसके प्रभाव में था? यूएसएसआर के प्रभाव में था। मतलब ईस्टर्न यूरोप में कम्युनिज्म क्या देखने को मिलेगा? कम्युनिज्म देखने को मिलेगा। वेस्टर्न यूरोप किसके इन्फ्लुएंस में? यूएसए के इन्फ्लुएंस में। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कैपिटलिज्म देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये चल रहा है साहब आपका कोल्ड वॉर। अब रिजल्ट ये रहा कि 1991 में आके, किस में आके? 1991 में आके यूएसएसआर क्या हो जाता है? टूट जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, 1991 में क्या हो जाता है? यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। डिसइंटीग्रेशन के पीछे बहुत सारे रीजन्स हैं, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि क्यों यूएसएसआर टूटा। ये चीज़ में आपको आने वाले समय में वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे यूएसएसआर के टूटने के पीछे क्या कारण थे। तो 1991 में जाके यूएसए क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। कितने देशों में? 15 रिपब्लिक्स में क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेट हो जाता है। और डिसइंटीग्रेशन के साथ ही माना जाता है कि कोल्ड वॉर क्या हो चुका है? एंड हो चुका है। और इसी के डिसइंटीग्रेशन के साथ माना जाता है कि जो कम्युनिज्म है, कौन सी आइडियोलॉजी? कम्युनिज्म वाली आइडियोलॉजी, ये फेल हो चुकी है, हार चुकी है। ये जो आइडियोलॉजिकल रेस चल रही है, आइडियोलॉजिकल जो वॉर चल रहा है, ये खत्म हो चुका है। कम्युनिज्म हार चुका है, कैपिटलिज्म जीत चुका है। तो आपको देखने को मिलेगा कि कोल्ड वॉर के बाद जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ तो दुनिया में क्या माहौल देखने को मिलेगा। एक बार हम पोस्ट कोल्ड वॉर की कहानी भी देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ लेना। थोड़ा सा मैं आपको कोल्ड वॉर के बाद की बात भी बता देता हूँ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं तो थोड़ी बाद की बात भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि पॉलिटिकल साइंस में और भी चीज़ आपकी कैसी हो जाएंगी? अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, तो हमने देखा
कि 1945 से 1991 के बीच में क्या चल रहा है, कोल्ड वॉर चल रहा है। किस किस के बीच में चल रहा है, यूएसए और यूएसएसआर के बीच में चल रहा है। फिर हमने देखा 1991 में यूएसएसआर का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जा चुका है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, मतलब यूएसएसआर टूट जाता है और इसमें से एक देश निकल के आएगा सबसे बड़ा, उस बड़े देश का नाम है रशिया। यूएसएसआर की सारी चीज़ों को कौन ले लेगा, रशिया ले लेगा। पहले जो यूएसएसआर की यूएनएससी में जो परमानेंट सीट हुआ करती थी, उस सीट को कौन ले लेगा, रशिया ले लेगा। ठीक है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। अब 1991 के बाद ध्यान रखना, इस समय तो क्या था, दुनिया में दो पावर थी, एक तरफ था यूएसए और एक तरफ था यूएसएसआर। अब 1991 में यूएसएसआर खत्म हो जाता है, तो अब पूरी दुनिया में एक ही कंट्री का जलवा होगा और उस कंट्री का नाम है यूएसए। तो ध्यान रखना 1991 के बाद वर्ल्ड हो जाएगा यूनिपोलर वर्ल्ड। कैसा वर्ल्ड हो जाएगा, यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब है जहाँ पे सारी की सारी पावर एक कंट्री के हाथ में हो। किसके हाथ में हो, एक कंट्री के हाथ में हो या एक ग्रुप के हाथ में हो। कोई एक ग्रुप सारी की सारी पावर्स को होल्ड करके रखे तो उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिपोलर वर्ल्ड। कोल्ड वॉर के दौरान दुनिया कैसी थी, बाइपोलर थी। कैसी थी, बाइपोलर वर्ल्ड। ध्यान रखना, कोल्ड वॉर के दौरान पावर कितने देश के हाथों में थी, दो देश के हाथों में, एक तरफ यूएसए और दूसरी तरफ यूएसएसआर। इसलिए हम कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर के दौरान वर्ल्ड कैसा था, बाइपोलर। मगर ये बाइपोलरिटी कब खत्म होगी, ध्यान देना, जैसे ही यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो बाइपोलरिटी का एंड हो जाता है। किसका एंड हो जाता है, बाइपोलरिटी का एंड हो जाता है। मतलब जो बाइपोलर वाला सिस्टम था वो खत्म हो गया और 1991 में आप देखने को मिलेगा यूनिपोलर वर्ल्ड। पावर एक ही देश के हाथ में आ गई और किस देश के हाथ में आ जाती है, यूएसए। ये बच जाता है सोल सुपर पावर। दुनिया में एक ही सुपर पावर बची है और उस सुपर पावर का नाम क्या है, यूएसए। तो अब आपको देखने को मिलेगा 1991 के बाद आपको हर जगह पर हेजेमनी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, हेजेमनी ऑफ यूएसए। मतलब हेजेमनी का होता है मतलब दादागिरी। 1991 के बाद जब आपको पता चलेगा कि जब यूएसएसआर खत्म हो गया, यूएसएसआर है ही नहीं, तो दुनिया में एक ही देश बचा, दैट है यूएसए। दुनिया कैसी हो गई, यूनिपोलर हो गई। इसके बाद यूएसए की दादागिरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ध्यान रखना है, यूनिपोलर वर्ल्ड कब बना, 1991 में। किसकी दादागिरी स्टार्ट हो गई, यूएसए की दादागिरी स्टार्ट हो गई। तो पॉलिटिकल साइंस में एक चैप्टर भी दे रखा है, द हेजेमनी ऑफ यूएसए। तो यूएसए की हेजेमनी कब स्टार्ट होती है, जब कोल्ड वॉर खत्म हो जाता है। तो ये रही कोल्ड वॉर के बारे में एक बेसिक जानकारी। ठीक है, इसको आपको माइंड में ध्यान रखना है। और जब भी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, स्पेशली कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब आप पढ़ रहे हो, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कोल्ड वॉर का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अब एक चीज़ और आप पूछो जिसके बारे में अलग से वीडियो बना चुका हूँ कि कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया की क्या पोजीशन थी, इंडिया की क्या पोजीशन थी। तो ध्यान रखना, इंडिया ने ना तो यूएसए को ज्वाइन किया और ना ही किसको ज्वाइन किया, यूएसएसआर को। इंडिया ने अलग से एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था नेम। 1961 में नेम बना था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो इंडिया ना तो यूएसए की तरफ था और ना ही यूएसएसआर की तरफ था। नेम का एक वीडियो में अलग से अभी अपलोड कर चुका हूं, तो आप उसको सर्च कर सकते हो। पूरी कहानी नेम की मैंने वहां पे समझा रखी है। ठीक है, तो कोल्ड वॉर क्लियर हो गया। इंडिया की पोजीशन देख ली हमने। कोल्ड वॉर आपको पता है कब स्टार्ट हुआ था, 1945 में, और कब खत्म हुआ था, 1991 में। कोल्ड वॉर के बाद दुनिया कैसी हो जाती है, यूनिपोलर हो जाती है। और कोल्ड वॉर के टाइम पर दुनिया कैसी थी, बाइपोलर थी। अब मैं आपको 2-3 क्वेश्चन देता हूं जिनका आपको कमेंट करके आंसर बताना है। नंबर 1, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तब यूएसए के प्रेसिडेंट कौन थे, नंबर 1 क्वेश्चन। नंबर 2, जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ था, क्या खत्म हुआ था, कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ था तो रशिया के किसके, रशिया के पहले प्रेसिडेंट कौन बनते हैं। 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म होता है, यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होता है, तो जो रशिया देश बनता है उसका पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ये कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, बस चलो इतने ही क्वेश्चन बता देना, बाकी अगले वीडियोज में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए खुश रहो, मुस्कुराते रहो। जय हिंद, जय भारत।